हेलो एंड वेलकम टू यत्न इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट के बारे में। तो ये आरईआईटी ब्रुकफील्ड आरईआईटी जिसे अब हम कहते हैं, तो इस आरईआईटी के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हम बेसिक से थोड़ी शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि ये आरईआईटीज़ क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या स्पेशल रेगुलेशंस इनको गवर्न करते हैं और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आरईआईटीज़ और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये जो एसेट क्लास है, ये इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में। तो 2014 में इसके रिगार्डिंग कुछ नए रूल्स लाए गए थे, एक नया लॉ यहाँ पे पास किया गया था जिसके अंडर आरईआईटीज़ को परमिशन मिल गई टू ऑपरेट इन इंडिया। और इसी के बाद 2019 में इंडिया की फर्स्ट आरईआईटी लिस्ट हुई थी। सो आरईआईटीज़ का अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर जानना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। जो आरईआईटीज़ होते हैं वो बेसिकली एक ट्रस्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे ही नाम में भी हम देख सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आरईआईटीज़ जो होते हैं इनके कुछ यूनिट होल्डर्स होते हैं, जस्ट लाइक किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये यूनिट होल्डर्स या तो कॉमन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या रिटेल पब्लिक हो सकते हैं या फिर स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। तो जैसे किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं, उसी तरह किसी भी आरईआईटी के लिए एक स्पॉन्सर होता है। सो स्पॉन्सर को हम एज गुड एज प्रमोटर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो यूनिट होल्डर्स है ये एक्चुअली द बेनिफिशियरीज है इन द आरईआईटी, लेकिन ये ट्रस्ट है तो इसके लिए एक सेपरेट ट्रस्टी होता है और इसके ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है। और इन सब के बाद जो आरईआईटी का जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो एक्चुअल बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, तो इट कैन फॉर्म पार्ट इन टू वेज, आइदर थ्रू एन एसपीवी दैट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल और डायरेक्टली बाय इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एसेट्स। सो या आरईआईटी का अगर हम समझे तो एसपीवी आरईआईटी के एसेट्स ओन कर सकती है, बेसिकली रियल एस्टेट एसेट्स ओन कर सकती है, और आरईआईटी एसपीवी को ओन कर सकती है, या फिर आरईआईटी डायरेक्टली भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सो अगर हम इसे और डिटेल में जानना चाहें कि क्या कैसे फंक्शंस होते हैं, सो आरईआईटीज़ बेसिकली यूनिट होल्डर्स को अपने यूनिट्स इशू करती है और जब जो भी इनकम आरईआईटीज़ जनरेट करती है वो अपने यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नेक्स्ट इज़ द ट्रस्टी। सो जो जब ट्रस्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो ट्रस्टी जो है वो यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पे काम करता है एंड उसके लिए उनको एक ट्रस्टी फीस मिलती है। और सिमिलरली जो मैनेजर्स होते हैं, सो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट सर्विस टू द आरईआईटी, और उसके लिए भी वो एक मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आरईआईटी एंड हाउ इट फंक्शन। और अगर हम उसके बिजनेस के तरफ जाए तो आरईआईटी या तो एसपीवी में इन्वेस्ट कर सकती है या डायरेक्टली किसी एसेट में इन्वेस्ट कर सकती है। अगर वो एसपीवी के थ्रू जाए तो एसपीवी विल इन्वेस्ट इन द एसेट एंड आरईआईटी विल इन्वेस्ट इन एसपीवी। सो जैसे ही एसेट रेंट जनरेट करता है, बिकॉज रियल एस्टेट यहाँ पे मोस्टली ऑफिसेज या रिटेल वगैरह जो भी ऐसे कैटेगरीज ऑफ रियल एस्टेट क्लासेस है, तो उनसे जो रेंट जनरेट होता है वो एसपीवी को ट्रांसफ़र होगा और एसपीवी अपने खर्चे वगैरह निकाल कर फिर आरईआईटीज़ को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है रिमेनिंग अमाउंट, एंड आरईआईटी अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करके यूनिट होल्डर्स को बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो जो एसपीवी में अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल एग्जिस्टिंग होता है और वो आरईआईटी को बेचना चाहते हैं कोई एसपीवी उसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, तो वो प्रमोटर्स अपने आरईआईटी के स्टेक के बदले एसपीवी को बेच सकते हैं एंड उस टाइम पे जो ट्रांसफ़र होगा वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहेगा। इसी के साथ साथ जो कंपनी की जो एसेट्स होती है, जो एक्चुअल रियल एस्टेट एसेट्स होती है, उनको मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है। सो बेसिकली ये इन हाउस भी हो सकता है या कोई प्रोफेशनल थर्ड पार्टी भी रह सकती है। एंड पीएमसीज जनरली चार्ज अ मैनेजमेंट फीस, तो लगभग 3% के आसपास 3.5% के आसपास की मैनेजमेंट फीस ये पीएमसीज चार्ज करती है बेस्ड ऑन द नेट रेंट।
रेंटल इनकम। नेक्स्ट हम समझेंगे कि REIT में जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनके लिए क्या क्या रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। तो जैसे कि हम स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स बेसिकली सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। उनको किसी भी REIT में 3 स्पॉन्सर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर्स हो सकते हैं एंड उनकी मिनिमम होल्डिंग आफ्टर IPO शुड बी 5%। स्पॉन्सर्स का एक और क्राइटेरिया है कि उनका जो नेट वर्थ है तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे लगभग 25 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए एंड कंबाइंड नेटवर्थ सभी स्पॉन्सर्स का मिलके एटलीस्ट 100 करोड़ होना चाहिए। REIT अगेन शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी। तो किसी भी REIT को अगर रजिस्टर करना है तो सेबी के अप्रूवल के प्रोसेस के बाद ही REITs फंक्शन कर सकती है। और REITs डायरेक्टली या थ्रू SPVs रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकती है। REITs का एक बोर्ड होता है, तो बोर्ड भी सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है एंड ये जो ट्रस्टीज़ होते हैं बेसिकली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, तो ये स्पॉन्सर से या मैनेजर से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं हो सकते। बिकॉज बोर्ड का काम, जो ये जो ट्रस्टीज़ होते हैं उनका काम है कि दे हैव टू बेनिफिट द रिटेल जो यूनिट होल्डर्स है। तो यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए सेबी ने ये गाइडलाइंस इशू करी है कि दिस कैन नॉट बी रिलेटेड टू द स्पॉन्सर और द मैनेजर। व्हेन वी कम टू मैनेजर, सो मैनेजर जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। इट कैन बी अ कंपनी और एन LLP और एनी अदर फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। So minimum 2 people should be there as manager and उनका जो एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल पर्सन का 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ में जो REITs इन्वेस्टमेंट करता है आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन SPV, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेंटल इनकम जनरेट करती है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड दैट 90% ऑफ द इनकम जनरेटेड इज़ अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स। जो यूनिट होल्डर्स होते हैं उनको 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो, ये एक टर्म यूज़ होती है। तो नेट NDCF या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का 90% REITs को अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में या अदर डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्म में पास ऑन कर देना पड़ता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से और REITs के पर्सपेक्टिव से कैसे कैसे टैक्सेशन रहते हैं, तो REITs बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सो इट इज़ आइदर इन द नेचर ऑफ एन इंटरेस्ट or in the nature of dividend or in the nature of return of capital. So this depends upon how the SPV transfers its distribution to the REIT. तो जैसे ही SPV से जिस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है उसी फॉर्म में यूनिट होल्डर्स को भी पास ऑन होता है। सो जो इंटरेस्ट पोर्शन है, डिविडेंड पोर्शन है एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल है, इन तीनों भी पोर्शन में यानी कि जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे REITs टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस पे है। तो वहाँ पे उन्हें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है, लेकिन ये टैक्सेशन जो है वो यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में आता है। सो इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे यूनिट होल्डर्स को टैक्स भरना पड़ता है। डिविडेंड इज़ एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स एंड ये जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है ये पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था। एक्चुअली पहले ये ग्रे एरिया में रहता था जहाँ पे कोई भी क्लियर रूलिंग नहीं थी, लेकिन लास्ट बजट जो आया था फरवरी 2023 में, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल्स लाए थे REITs के रिगार्डिंग। उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए एंड फाइनेंस बिल में वो प्रपोजल जो बजट में आया था उसे तो डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन एक नया रूल एप्लीकेबल कर दिया इन द फाइनेंस बिल। सो इस बिल के अनुसार जो भी रिटर्न ऑफ कैपिटल होगा वो REIT के जो इश्यू प्राइस है, तब जब तक कि इश्यू प्राइस मीट नहीं हो जाता क्यूमुलेटिव बेसिस पे, तब तक के ये रिटर्न ऑफ कैपिटल एग्जेम्प्ट रहेगा। एंड एक बार जो REIT का इश्यू प्राइस एक्सीड हो जाता है उसके बाद ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। सो अगर हम करंट सिनेरियोज देखें, इन सब्सटेंस देखें, तो अभी 10-15 साल 20 साल तो लगभग ये रिटर्न ऑफ कैपिटल का जो पोर्शन है वो एग्जेम्प्ट स्टेटस पे ही रहेगा। यानी कि इस पोर्शन पे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
इसके बाद आरईआईटीज जब भी किसी एसेट में या एसपीवी को सेल करती है तो उसमें जो कैपिटल गेन आता है वहाँ पे उन्हें कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। एंड अगर हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स या हम जैसे इन्वेस्टर्स ये जो आरईआईटी की यूनिट्स है वो बेच देते हैं तो कैसा टैक्सेशन रहेगा उसे समझते हैं। तो आइदर इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो अगर कोई भी यूनिट होल्डर कैपिटल गेन बुक करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 36 मंथ्स ऑफ इट्स होल्डिंग पीरियड, तो अगर 36 मंथ्स का से कम का अगर होल्डिंग पीरियड है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्लासीफाई हो जाएगा, जहाँ पे 15% का टैक्स हमें भरना पड़ेगा। और अगर हम 36 मंथ से ज़्यादा का ये अगर हम होल्डिंग पीरियड होगा तो वो एलटीसीजी के अंडर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द इंडियाज आरईआईटी लैंडस्केप, कि अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 74.4 मिलियन स्क्वायर फीट का जो लैंड है वो ऑफिस आरईआईटीज़ में अवेलेबल है, जो आरईआईटीज़ के अंडर आता है। एंड अगर हम इंडिया का टोटल एग्जिस्टिंग ऑफिस स्टॉक देखें तो वो 667.2 मिलियन स्क्वायर फीट का है। और इसमें से जो आरईआईटी में कन्वर्ट होने लायक प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग 379.5 मिलियन स्क्वायर फीट में स्पैन आउट करती है। इसके साथ साथ लगभग 41 मिलियन स्क्वायर फीट का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ है जो आरईआईटी में फॉर्म हो सकता है। अगर हम ब्रेकअप देखें कि सिटी वाइज कैसा ब्रेकअप है तो दिल्ली में लगभग 127 एमएसएफ का 128 एमएसएफ का एरिया है, मुंबई में 120 एमएसएफ है, बैंगलोर इज़ अ बिगर स्पेस जहाँ पे आरईआईटीज़ कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, तो 190 मिलियन स्क्वायर फीट का यहाँ पे लैंड अवेलेबल एरिया अवेलेबल है विच कैन बी कन्वर्टेड टू आरईआईटीज़। सो इंडिया में लगभग 11% ग्रेड ए जो ऑफिस पार्क्स है या ऑफिसेज है बेसिकली, तो वो उसका 11% आरईआईटीज़ होल्ड करते हैं। एंड अभी भी काफ़ी बड़ा हेडरूम है बिकॉज ये ग्रेड ए ऑफिस पार्क्स तो इजीली आरईआईटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। एडिशनली जो 57% ऑफ द टोटल ग्रेड ए स्टॉक्स है, तो बेसिकली व्हाट इज़ ग्रेड ए स्टॉक ये भी समझ लेते हैं कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ही लैविश है, जहाँ रिसेंटली एकदम एडवांस्ड एमिनिटीज़ के साथ जो अवेलेबल है, जहाँ पे मे बी रिक्रिएशनल एरियाज़ होते हैं, कैफेटेरियाज़ होते हैं एंड एवरी अदर थिंग्स दैट यू सीन इन मॉडर्न ऑफिसेज। तो एक मल्टी ऑफिस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं। तो ऐसे ग्रेड ए स्टॉक्स का लगभग 57% सिर्फ टॉप 6 सिटीज़ में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो व्हाट आर दीज सिटीज़? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर एंड दिल्ली एनसीआर रीजन। कुछ इंटरेस्टिंग अगर हम फैक्ट्स देखें तो आरईआईटी में जो कन्वर्ट होने वाला जो स्टॉक है, जो प्रोबेबल स्टॉक है, उसका ऑलमोस्ट 25% इज सिचुएटेड ओनली इन बेंगलोर। एंड इसके साथ साथ जो हैदराबाद है दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी वेयर दिस आरईआईटीएबल स्टॉक्स आर प्रेजेंट, तो लगभग 19% ऑफ दिस स्टॉक इज़ प्रेजेंट इन हैदराबाद। सो जो टॉप 3 सिटीज़ है बेसिकली वो बैंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर, वो 56% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं to the REITable stock, and more than 70% of the grade A stock in Hyderabad and Pune are REIT वर्दी, मतलब वो REIT में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा हेडरूम है एंड इंडिया में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है। बाकी हम अगर और भी कंट्रीज़ के बारे में देखें तो काफ़ी पुराना यहाँ पे उनका हिस्ट्री रहा है REITs के रिगार्डिंग। सो 1960 में यूएस में वर्ल्ड का फर्स्ट REIT लॉन्च किया गया था। एंड ये अगर हम एक चार्ट देखें तो हम देख सकते हैं कि यूएस में 1960 में फर्स्ट REIT लॉन्च हुआ था एंड बिफोर 2000 इटसेल्फ, सो लास्ट सेंचुरी में ही ऑलमोस्ट ऑल टाइप के REITs यूएस में प्रेजेंट है। सो यूएस इज़ द अर्लीस्ट मार्केट वेयर द REITs हैव फंक्शन। एंड उसके बाद हम यूरोजोन देखें या फिर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल जापान, सिंगापुर, मलेशिया, तो ऐसी कंट्रीज़ में भी REITs लगभग 2000 to 2010 में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। सो इंडिया इज़ अ वेरी न्यूअर country that has introduced REIT to its real estate market.
तो हम 2014 में हमने यहाँ इसके रिगार्डिंग लॉज लाए थे एंड 2019 में इंडिया का फर्स्ट REIT लॉन्च हुआ था, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड 2023 में इंडिया का फर्स्ट रिटेल REIT लॉन्च हुआ है। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले जो 5 से 10 साल है उसमें काफ़ी सारे रिटेल या फिर ऑफिस REITs तो आएंगे ही, साथ साथ जो इंडस्ट्रियल REITs है, बेसिकली जो वेयर हाउसेज रहेंगे तो उनके भी REITs है, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज या ऐसे और भी कोई इंडस्ट्रियल एसेट्स जो रहेगी उनके भी REITs आ सकते हैं। सो एक क्विक कंपैरिजन अगर हम देखें तो US में 1960 में REITs लॉन्च हुए थे, वेरएज जापान में 2000 में, UK 2007, सिंगापुर वॉज अगेन 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इंडिया में 2019 में ये फर्स्ट REIT आया था। US में लगभग 206 REITs फंक्शन कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, जापान में 61 REITs, UK में 56, सिंगापुर में 45 REITs यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं। इंडिया में आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 4 REITs है, आउट ऑफ विच 3 आर ऑफिस REITs एंड 1 इज़ द रिटेल REIT। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखें तो ये डेटा है, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, लेकिन एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि US का जो REIT मार्केट है वो कितना ज़्यादा वास्ट है, बिकॉज यहाँ पे कई सारे टाइप्स के REITs है, तो उस बेसिस पे मोर देन $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं इन US मार्केट। वेरस अगर हम इंडिया में देखें तो ये जो इस कंपेरेबल डेटा पॉइंट के हिसाब से $7 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया के REITs का है। तो एक बहुत बड़ा हेडरूम यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट आने वाले 30-40 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा REITs प्रमोट होते हुए नज़र आएंगे। अगर हम सिर्फ ऑफिस REITs की बात करें तो इंडिया में जो 3 REITs है वो लगभग 74 मिलियन स्क्वायर फीट का डेटा जो एरिया है वो केटर करती है एंड अगर वहीं हम US में देखें तो 345 मिलियन स्क्वायर फीट का वहाँ पे ऑफिस REITs का एरिया है। तो इंडिया में जो REITs है वो काफ़ी बड़े REITs है, मल्टीपल्स, बिकॉज एक ही REIT बहुत सारे एसेट्स ऑपरेट कर रहे हैं एंड इंडिया में जो एसेट साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। इंडिया की अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट इज़ इन रिटेल REIT एंड 74.4 मिलियन स्क्वायर फीट इज़ इन ऑफिस REITs। और इंडिया में जो इंडस्ट्रियल REITs हैं वो भी जल्द ही लॉन्च हो जाएंगे, इसके लिए काफ़ी सारा ग्राउंड वर्क अभी इन प्रोग्रेस चालू हो चुका है। अभी हम बात करेंगे कुछ रेगुलेशंस की जो इंडियन REITs को गवर्न करते हैं। सबसे पहला है रिगार्डिंग द स्पॉन्सर्स। तो स्पॉन्सर का जो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ है वो इंडिया में 100 करोड़ का मिनिमम होना चाहिए इन इंडियन रुपीस के टर्म्स में। और जो स्पॉन्सर ग्रुप है देयर कैन बी मल्टीपल स्पॉन्सर्स एज वेल। सो जो स्पॉन्सर ग्रुप है वो REIT के एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करता है एंड बेसिकली उनको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी मीट करने पड़ते हैं तो टू बिकम अ स्पॉन्सर। सो स्पॉन्सर्स को मे बी उनका जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है वो लेस देन 5 ईयर्स नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे होना चाहिए। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो एटलीस्ट 2 डेवलप प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मतलब कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए एज अ डेवलपर। तो वहाँ पे डेवलपर के तौर पे आपके 2 मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड रहने चाहिए, तभी आप किसी भी REIT के लिए स्पॉन्सर बन सकते हो। अगर हम REIT के लीगल फॉर्म की बात करें तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। सो जब REITs लिस्ट होते हैं तो मिनिमम कितना पब्लिक फ्लोट होना चाहिए लिस्टिंग के बाद, तो उसकी अगर हम बात करें तो अगर REIT का पोस्ट इशू कैपिटल इज़ लेस देन 1600 करोड़ तो जो मिनिमम पब्लिक फ्लोट है वो एटलीस्ट 25% और 250 करोड़ विच एवर इज हायर, इतने अमाउंट का होना चाहिए। अगर REIT का कैपिटल इज 1600 to 4000 करोड़ तो मिनिमम 400 करोड़ का
यहाँ पे उनका कैपिटल होना चाहिए। एंड इफ़ द पोस्ट इशू कैपिटल इज मोर देन 4,000 crores, तो मिनिमम पब्लिक फ्लोट जो है वो 10% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल तो होना ही चाहिए। दिस आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टिंग एन REIT। अब बात करते हैं कि REITs के जो एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या काम कर सकते हैं एज एन REIT। तो REITs बेसिकली दो ही चीज़ें यहाँ पे, दो ही फंक्शंस ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एसेट्स। सो कोई भी लैंड होगा, एग्रीकल्चरल लैंड, वेकेंट लैंड होगा, या किसी प्रॉपर्टीज़ में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट अगर वो करना चाहे तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड द सेकेंड फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे दैट इज होल्डिंग ए सिक्योरिटीज ऑफ एन SPV। और ये जो SPV है वो ऐसी SPV होनी चाहिए जो रियल एस्टेट एसेट को होल्ड कर सकती है। सो बेसिकली आइदर आप SPV का यूनिट्स SPV में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द REIT। सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि मिनिमम 80% ऑफ द ग्रॉस एसेट वैल्यू ऑन द वैल्यू बेसिस 80% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ completed and income generating real estate assets। सो और इस एसेट का जो लॉक इन पीरियड होगा वो 3 years होगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो अगर REIT किसी भी एसेट को परचेज कर रही है तो वो 3 साल में उस एसेट को सेल नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो बाकी का जो 20% है, मैक्सिमम 20% जिसे हम कह सकते हैं, वो कंपनी जो वो REITs दूसरे फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़, या फिर किसी SPV के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो अभी बेसिकली यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, ऐसी अगर SPVs होगी तो उसमें, या फिर और भी किसी जैसे TDR में इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ प्रॉपर्टी तो TDR इनको परचेज करने पड़ते हैं फॉर डेवलपिंग। तो TDR FSI अगर वो परचेज करना है तो जो भी ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ है, एंसिलरी एक्टिविटीज़ है, उसकी टोटल वैल्यू ओवरऑल एसेट के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग द लेवरेज कि REITs कितना डेट उठा सकती है। सो जो टोटल एसेट साइज है उसका 25% विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन REITs डेट ले सकती है। और मैक्सिमम लिमिट अगर हम बात करें तो 49% की है। तो अगर 25% से ज़्यादा का अगर लिवरेज लेना है और मैक्सिमम अप टू 49%, तो REIT को अपने क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी और यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो अगर हम कैपिंग की बात करें तो 49% इज़ द कैपिंग टू लिवरेज। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिकॉज इलिक्विड है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिवरेज ना हो ऐसा, एंड सो दैट दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर द यूनिट होल्डर्स। तो ऐसा ये एक रूलिंग यहाँ पे लाया गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज रिगार्डिंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सो 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का REIT को एटलीस्ट वंस इन 6 months इन्हें अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सो अब अगर हम जनरल प्रैक्टिस की बात करें तो इंडिया में एवरी क्वार्टरली जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं उसके साथ साथ सभी REITs अपने जो NDCF होते हैं उसका 90% से या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बट द रिक्वायरमेंट इज़ कि एवरी 6 month एक डिस्ट्रीब्यूशन तो मिनिमम होना ही चाहिए। सो अभी हमने देखा कि REITs कैसे फंक्शन करते हैं, वो क्या क्या यहाँ पे REITs का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या यहाँ पे रेगुलेशंस है, एंड ग्लोबल REITs कैसे है। तो एक काफ़ी अच्छा हमने बेसिक यहाँ पे फ्रेमवर्क अभी देख लिया है। तो अभी बात करते हैं ब्रुकफील्ड REIT के बारे में। सो ब्रुकफील्ड REIT या ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली 100% इंस्टीट्यूशनली मैनेज्ड REIT है। अगर हम इसके स्पॉन्सर्स की बात करें तो ब्रुकफील्ड इंडिया REIT के जो स्पॉन्सर्स है दैट इज़ BSREP इंडिया ऑफिशियल होल्डिंग्स VPT लिमिटेड, ये इस स्पॉन्सर का नाम है। ये जो कंपनी है वो बेसिकली ब्रुकफील्ड कॉरपोरेशन की एक एफिलिएट है। ब्रुकफील्ड कॉरपोरेशन जो पहले ब्रुकफील्ड AMC के नाम से जाना जाता था, वो एक बहुत ही बड़ा रियल एस्टेट रियल एस्टेट एसेट ओनर एंड ऑपरेटर है अराउंड द वर्ल्ड। सो लगभग 100 years का इनका रियल एस्टेट एसेट में डील करने का हिस्ट्री रहा है। एंड इनका जो ग्लोबल प्रेजेंस है दैट इज़ अराउंड 30 countries।
सो लगभग 2 लाख ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज़ को इस एएमसी में काम करते हैं। सो बेसिक ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। एंड इनका जो टोटल एयूएम है अक्रॉस रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल पावर, प्राइवेट इक्विटी एंड क्रेडिट स्ट्रैटेजीज, तो जो इनका टोटल एयूएम है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली एट $850 बिलियन। सो बहुत ही एक बड़ी यहाँ पे बड़ा स्पॉन्सर, यहाँ पे काफ़ी रिनाउंड स्पॉन्सर है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है फॉर ब्रुकफील्ड। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रुकफील्ड भी एसपीवी मॉडल के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करता है, डायरेक्टली वो किसी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट सभी एसेट्स में इनका 100% स्टेक है। लेकिन जो दो एसेट्स है बेसिकली डाउनटाउन पवई एंड कैंडोर टेक्सपेस G1, सो ये दोनों जो एसेट्स है इनमें GIC जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है दैट इज डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 50% ऑफ द SPV's कैपिटल। तो ये जो दो SPVs रहेगी इनके एसेट्स की, उनमें से 50% स्टेक ही ब्रुकफील्ड का है। जो इनके मैनेजर है दैट इज़ ब्रुक प्रॉप मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एंड अगेन यहाँ पे भी जो ट्रस्टी है वो एक्सिस ट्रस्टी ही है। सो एक्सिस ट्रस्टी ही बेसिकली एम्बेसी के लिए भी ये ट्रस्टी है एंड माइंडस्पेस के लिए भी एक्सिस ही ट्रस्टी का काम कर रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे जो हम देखेंगे दैट इज़ द ऑपरेशनल सर्विस प्रोवाइडर। तो इनकी जो ऑपरेशनल सर्विसेज है उनके लिए भी एक स्पेशल एंटिटी है यहाँ पे जो ऑपरेशनल सर्विसेज में ऑपरेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी हम बात करेंगे ब्रुकफील्ड इंडिया REIT के पोर्टफोलियो के बारे में। सो जो इनका डेवलपमेंट पोटेंशियल एंड टोटल एरिया जो है तो दैट इज ऑपरेटिंग एरिया इज 20.7 मिलियन स्क्वायर फीट एंड 4.6 MSF इज द डेवलपमेंट पोटेंशियल। सो जो एरिया इन MSF जो लीज्ड एरिया है दैट इज 16.5 MSF और जो ऑक्यूपेंसी यहाँ पे निकल कर आती है दैट इज़ 80% ऑफ जो ऑक्यूपेंसी यहाँ पे है इनकी। जो वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी वेल यहाँ पे जो आप नंबर देख सकते हो बेसिकली, तो वेल डिटरमाइंस की एवरेज टेन्योर कितना है इस REIT के टेनेंट्स का। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में 11.7 MSF का भी यहाँ पे वेल दिखता है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे देखें कि ओवरऑल ब्लेंडेड बेसिस पे कितना अगर वेल है तो दैट इज़ 7.4 ईयर्स इन वेल। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्रुकफील्ड के पास SEZ का भी एक एसेट है। तो डाउनटाउन पवई में कुछ नॉन SEZ पोर्शन एंड कुछ SEZ पोर्शन है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज SEZ रिगार्डिंग काफ़ी कुछ नए रूलिंग्स यहाँ पर दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किए दैट हैव कम एज इन अ फेवर टूवर्ड्स ऑल द REITs बेसिकली। तो एक फेवरेबल रूलिंग यहाँ पे आया है। तो यहाँ इससे इस न्यू रूलिंग के वजह से भी ब्रुकफील्ड की जो एसेट्स है वो शायद और ज़्यादा प्रमोट हो सके। अगर इन प्लेस रेंट की बात करें कि कैसा रेंट है तो लगभग 82 रुपीज़ का पर स्क्वायर फीट रेंट यहाँ पे ये लोग कमांड करते हैं ऑन एन ओवरऑल बेसिस। तो दिस इज़ द पर मंथ रेंट पर स्क्वायर फीट। जो अगर हम एसेट वैल्यू की बात करें तो ग्रॉस एसेट वैल्यू इज़ लगभग 285 बिलियन रुपीज़ और 28,500 करोड़ की इनकी ग्रॉस एसेट वैल्यू है। सो अगर हम इनके एसेट्स का जो ब्रेकअप है वो देखें तो जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है दैट फॉर्म्स 5% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो एंड ऑपरेटिंग एसेट्स 95% है। जब हम रूल्स देख रहे थे तो हमने देखा था कि मिनिमम 80% शुड बी इन द ऑपरेटिंग एसेट्स एंड वहीं पे हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन है टुवर्ड्स सेफ्टी। अगर हम एसेट वैल्यू की बात करें कि ज्योग्राफी कौन सी एरियाज़ में इनकी एसेट्स सिचुएटेड है। सो गुरुग्राम में यहाँ पे 34% एसेट्स है एंड मुंबई में अगेन 34% एसेट्स है। तो 2/3 ऑफ द एसेट्स आर इन 2 सिटीज़ गुरुग्राम एंड मुंबई। एंड फिर नोएडा में 24% है एंड 9% ऑफ द एसेट्स आर लोकेटेड इन कोलकाता रीजन। सो अगर हम टेनेंट्स की बात करें तो अगर टॉप 10 टेनेंट्स की बात करें तो एक्सेंचर, TCS, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, डेलॉयट, ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। नोमुरा है, क्रिसिल है। सो ये जो भी सारे टेनेंट्स है बेसिकली टेक्नोलॉजी और BFSI स्पेस में ही ज़्यादा
सिचुएटेड है। बेसिकली एक्सेंचर एंड डेलोइट आर द टू कंसल्टिंग फर्म्स। तो अगर हम मिक्स की तरफ देखें तो टेक्नोलॉजी फर्म्स बेसिकली 30% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द टोटल रेंटल्स ऑफ द REIT एंड BFSI 22%। विथ कंसल्टिंग जो है, कंसल्टिंग यहाँ पे 16% कंसल्टिंग क्लाइंट्स हैं इनके। सो एक यहाँ पे एक जनरलाइज ट्रेंड इंडिया के ऑफिस REITs में देखने को मिला है कि टेक्नोलॉजी इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर फॉर टेनेंट्स एंड नेक्स्ट इज़ द फाइनेंशियल सर्विसेज और द BFSI सेक्टर। तो ये एक ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दैट इज़ बिकॉज कि ये जो सेक्टर्स है, इवन इनफैक्ट कंसल्टिंग, सो ये जो सेक्टर्स है दीज आर पीपल ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर्स। तो यहाँ पे ऑफिसेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एंड इसीलिए ये जो सेक्टर्स के टेनेंट्स होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द रेंटल्स जनरेट करते हैं फॉर एनी REIT इन इंडिया। मूविंग ऑन टू द लिवरेज पार्ट। सो जो इस REIT का जो टोटल नेट डेट है दैट इज़ अराउंड 114.5 बिलियन रुपीज़ एंड एवरेज इंटरेस्ट रेट इज़ 8.3%। अगर क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो AAA की क्रेडिट रेटिंग है, लेकिन क्रिसिल ने जो आउटलुक है वो नेगेटिव दिया है। सो बेसिकली नेगेटिव आउटलुक इज़ अगर जो रेटिंग एजेंसी उसे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इसका जो रेटिंग है वो नीचे आ सकता है, तो एक नेगेटिव स्टांस यहाँ पे देखने को मिलता है। सो अगर हम बाकी दोनों ऑफिस REITs की बात करें तो एम्बेसी एंड माइंडस्पेस, तो इन दोनों के AAA स्टेबल रेटिंग है। सो AAA इज़ द हाईएस्ट रेटिंग एंड स्टेबल आउटलुक, मतलब यहाँ से कोई और चेंज नहीं होता हुआ दिखेगा इन द नियर टर्म। जो LTV लोन टू वैल्यू का जो रेशियो है 34.3% का है और जो कंसोलिडेटेड डेट है वो लगभग 11,883 करोड़ का यहाँ पे डेट इनका ग्रॉस डेट है। जो एक्सपायरी अगर हम देखें तो जो एवरेज मेच्योरिटी डेट की, तो उसकी एवरेज मेच्योरिटी इज़ अराउंड 10 years। सो बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द डेट है, जो 76% ऑफ द डेट इज़ गोइंग टू मेच्योर फ्रॉम FY 29 एंड ऑनवर्ड्स। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के यहाँ पे डेट यहाँ पे ब्रुकफील्ड के बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोफो की। सो रोफो बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा स्पेशल राइट मिलता है रोफो के अंडर किसी भी REIT को कि जब भी उनका स्पॉन्सर कोई भी सिमिलर काइंड ऑफ एसेट लॉन्च करता है, बेसिकली इस केस में अगर हम देखें तो जो स्पॉन्सर है ब्रुकफील्ड कॉरपोरेशन या उनका जो ग्रुप है, तो ब्रुकफील्ड ग्रुप अगर किसी भी ऑफिस REIT को इंडिया में सेल करने जाता है, सॉरी ऑफिस प्रॉपर्टी को अगर वो सेल करने जाता है, तो उसका सबसे पहला बाइंग का जो ऑफर है वो ब्रुकफील्ड इंडिया REIT को मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ द रोफो वर्क्स। और अगर हम ब्रुकफील्ड ग्रुप की एसेट देखें तो लगभग 4.1 मिलियन स्क्वायर फीट का मुंबई में इनकी एसेट है, दैट फॉल्स अंडर द रोफो एसेट। सो देयर आर सम नेम्स दैट वी कैन सी: क्वार्टरस्टोन, इक्विनॉक्स, वेंचुरा बी, सिटी पार्क, सिग्मा, पवई प्लाजा, डेल्टा। तो ऐसे कई सारे इनके प्रॉपर्टीज़ है जो इनका टोटल एरिया इज़ 4.1 MSF एंड ये सारे प्रॉपर्टीज़ आगे जाके शायद ब्रुकफील्ड के पोर्टफोलियो में आगे इंक्लूड हो सकते हैं। सो एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दिखती है अगर रोफो पाइपलाइन स्ट्रांग हो, तो इसीलिए रोफो को समझना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम सभी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस की। सो पहले अगर हम देखें Q1 FY 22, Q2 FY 22 में ब्रुकफील्ड ने 6 रुपीज़ तक के पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, लेकिन अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। तो 3.85 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन Q1 FY 24 में हुआ था एंड 4.4 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन इस लास्ट क्वार्टर दैट इज़ Q2 FY 24 में हुआ था। सो अभी एक चीज़ हमें ये समझनी होगी कि ड्यूरिंग अगस्त 2023 ब्रुकफील्ड ने एक QIP रेस किया था जिसमें उन्होंने 2,305 करोड़ कैपिटल रेस किया था। तो जैसे ये कैपिटल आया तो कैपिटल के आने के साथ साथ यूनिट्स जो है वो इम्पैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए एंड उसी के वजह से जो इनका पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन अ लोअर साइड दिख रहा है। लेकिन इसके पहले जो डिस्ट्रीब्यूशंस थे वो अराउंड 5 रुपीज़ पे स्टेबल हुआ करते थे।
तो डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 7% के यील्ड्स है, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे यील्ड्स है। सो यील्ड्स आर कैलकुलेटेड बाय बेसिकली डिवाइडिंग द करंट क्वार्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय द यूनिट प्राइस एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 4। तो उसको एनुअलाइज टर्म्स में हम देखते हैं कि 7% का एनुअलाइज्ड यील्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो अगेन जैसे ही अगर प्राइसेस अभी लोअर साइड पे चल रहा है तो ये यील्ड्स भी ज़्यादा है, जैसे प्राइसेस अगर बढ़ गए इन यूनिट्स के तो यील्ड्स भी कम होते हुए नज़र आएंगे। दैट्स द बेसिक मैथ्स दैट कैन हैपन। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे तो ये भी देखते हैं कि मिक्स कैसा है, बिकॉज हमने देखा कि टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से मिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन समझ रहे थे। सो इंटरेस्ट का जो मिक्स है यहाँ पे दैट इज़ 4% इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे है। इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन बेसिकली ये एक डिविडेंड जैसा स्ट्रक्चर है। अगेन नोमेनक्लेचर्स हर आरईआईटी के अलग अलग है, बिकॉज इंडिया में जैसी आरईआईटीज़ भी नए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक के पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है, इसलिए ये नोमेनक्लेचर्स भी अलग अलग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो 47% इज़ इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर लोन एंड 49% इज़ रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन। सो बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रक्चर कि ओनली 4% इज़ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। सो जो टैक्सेबल इंटरेस्ट रहेगा वो बेसिकली 4% यहाँ पे आएगा। अगर हम यूनिट होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो स्पॉन्सर ग्रुप है दैट इज़ ब्रुकफील्ड एएमसी की बात अगर हम करें तो स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप लगभग 44% ऑफ द यूनिट्स दे यूज टू होल्ड एज ऑफ September 30, 2023। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 39% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं इन द ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड इंडिविजुअल्स एंड अदर्स से लगभग 17% का जो स्टेक है दैट इज टू अदर्स एंड अदर इंडिविजुअल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रुकफील्ड आरईआईटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट में बताइए। और अगर आपको और भी आरईआईटीज़ के बारे में जानना है तो उन सभी के वीडियोस आपको हमारे स्टॉकोमीटर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।